इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमले किए हैं। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज के कई सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के पास सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-55 AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। यह ईरान के फोर्डो भूमिगत संवर्धन संयंत्र को नष्ट कर सकता है। ईरान अमेरिका को लेकर चिंतित है क्योंकि उसके पास ऐसे उन्नत बंकर बस्टर बम हैं जो ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बम ईरान द्वारा धरती के अंदर गहरे और कंक्रीट की दीवारों के पीछे छुपाए गए ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। इन ठिकानों के नष्ट होने से शासन कमजोर पड़ सकता है और यह इसके पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए इजराइल उत्सुकता से चाहता है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो और ईरान पर आक्रमण करे। ईरान में इजराइल द्वारा निशाना बनाए जा रहे ठिकानों को समझना महत्वपूर्ण है। इससे स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकेगा। राइजिंग लायन ऑन ऑपरेशन के प्रमुख लक्ष्यों में से एक न्यूक्लियर साइट्स हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट सबसे कठिन निशाना है। यह तेहरान के दक्षिण और धार्मिक शहर काओम के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी में पहाड़ सुरक्षा घेरे से घिरा है और सुरंग के प्रवेश द्वार पहाड़ के नीचे एनरिचमेंट हॉल्स की ओर जाते हैं। वहां कुल 5 प्रवेश द्वार और कई गुप्त वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। एनरिचमेंट सुविधा में 16 स्तर हैं और लगभग 3000 सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फोर्डो में बम ग्रेड के करीब यूरेनियम पाया था, यानी लगभग 90% समृद्ध यूरेनियम। समस्या यह है कि यह पहाड़ के नीचे छुपा हुआ है, लगभग 300 फीट जमीन के नीचे। इस सुविधा में मजबूत कंक्रीट की सुरक्षा है। इजराइल ने सुविधा पर हमला किया, लेकिन जमीन के नीचे कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, जो इस स्थल पर नजर रखता है, यह अभी भी चालू है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ईरान अब निश्चित रूप से परमाणु बम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, खासकर जब से उन पर हमला हुआ है। और अगर वे फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन जारी रखते हैं तो यह उन्हें कुछ ही दिनों में हथियार ग्रेड स्तर तक पहुंचने की अनुमति देता है। नतांज परमाणु सुविधा फोर्डो के समान एक लक्ष्य है। यह ईरान की पहली बड़ी संवर्धन सुविधा थी जिसमें लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज थे। ये सेंट्रीफ्यूज जमीन के 25 से 40 फीट नीचे मोटी मजबूत कंक्रीट से सुरक्षित थे। इजराइल ने इस सुविधा को फोर्डो के विपरीत भारी क्षति पहुंचाई है, जैसा सैटेलाइट फुटेज में दिखाया गया है। बिजली की आपूर्ति काट दी गई है। साथ ही अधिकांश सहायक इमारतें और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट भी नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे ईरान को काफी पीछे धकेल दिया गया है। यद्यपि कोई इजरायली हमला सीधे भूमिगत बंकर में प्रवेश नहीं कर पाया, किंतु सेंट्रीफ्यूज भी ध्वस्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि बाहरी बिजली की अचानक कटौती के कारण सेंट्रीफ्यूज को गंभीर नुकसान या संभवतः पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ा होगा। इजराइल फोर्डो मामले में अमेरिकी मदद पर निर्भर है। यदि फोर्डो और नतांज दोनों नष्ट हो जाते हैं तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिलहाल पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। उन्हें अरबों डॉलर के खर्च से नए संवर्धन हॉल बनाने होंगे। इस्फान या अराक जैसे परमाणु स्थल भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से कम अहम हैं। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को जमीन के अंदर गहराई में नहीं बनाया, परंतु यहां सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा नहीं है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान यदि कभी परमाणु हथियार विकसित करता है तो परमाणु युद्ध में वह इन्हीं मिसाइलों द्वारा उन्हें पहुंचाएगा। बिना परमाणु वॉरहेड्स के भी ये मिसाइलें इजराइल को काफी नुकसान दे सकती हैं। ईरान अपने मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा इजराइल की एयर डिफेंस को थकाने के लिए सैचुरेशन अटैक में लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। ईरान अपने बड़े क्रूज मिसाइल और ड्रोन भंडार का इस्तेमाल इसी उद्देश्य के लिए करता है। हजारों मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं ताकि उनकी एयर डिफेंस मिसाइलों को खत्म किया जा सके। कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें बचकर इजराइल के आबादी वाले इलाकों, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को पारंपरिक वॉरहेड्स से भी भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए उत्पादन, भंडारण और लॉन्च स्थलों को निशाना बना रहा है।
कई मिसाइल ठिकाने जमीन के अंदर गहराई में स्थित हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बमों की आवश्यकता होती है। ईरान के पश्चिम में खुर्रमाबाद के पास स्थित यह सुविधा इसका एक उदाहरण है। इमाम अली मिसाइल बेस, जिसे मिसाइल सिटी भी कहा जाता है, तेल अवीव से सिर्फ 1265 किलोमीटर दूर स्थित है और सैटेलाइट फुटेज से पता चलता है कि यह कितना उन्नत है। परिसर में एक प्रवेश नियंत्रण पोस्ट है। दक्षिण पश्चिम में मिसाइल ईंधन और ऑक्सीडाइजर टैंकों का एक क्षेत्र है। पास के एक पहाड़ में 2 सुरंगें और 2 मिसाइल लॉन्च साइलो हैं जो ईरान द्वारा स्थापित किए गए हैं। हम यहाँ सतह पर लॉन्च दरवाजे देख सकते हैं। लॉन्च साइट के कुछ 100 मीटर दूर हम IRGC कमांडर्स के बेस मुख्यालय देख सकते हैं। सड़क आगे बढ़ने पर 3 और सुरंग के प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं, जो संभवतः किसी भंडारण क्षेत्र की ओर जाते हैं। घाटी के दूसरी ओर एक और सुरंग का प्रवेश द्वार है, जिससे कुछ 100 मीटर दूर ईरान ने 5 छोटे भंडारण बंकर बनाए हैं। अब अगर हम जूम आउट करें और खुर्रमाबाद के पास वाली घाटी को करीब से देखें तो हम वहां बहुत सारी सैन्य गतिविधियां देख सकते हैं। यह इमाम अली हथियार भंडारण सुविधा है, जिसमें मिसाइलें, उनके पुर्जे और वॉरहेड्स रखने के लिए कई बंकर हैं। यह देश के सबसे बड़े भंडारण अड्डों में से एक है और इस पूरे पर्वत श्रृंखला के नीचे कुछ और भी ज्यादा रणनीतिक है। ईरान ने यहाँ एक भूमिगत सुरंग नेटवर्क बनाया है जिसे मिसाइल सिटी कहते हैं। यहाँ हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन रखे गए हैं। कुछ महीने पूर्व ईरान ने एक प्रचार वीडियो जारी किया जिसमें 2 सैन्य कमांडर सुरंग नेटवर्क का निरीक्षण कर रहे थे। दोनों कमांडर पहली हमले की लहर में मारे जा चुके हैं और इजराइल के मुताबिक मिसाइल सिटी भी हमले में नष्ट हो गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लेशियर का कितना हिस्सा वास्तव में नष्ट हुआ है, विशेषकर पहाड़ों के नीचे गहराई में छिपे हिस्से। स्पष्ट है कि ईरान अभी भी अनेक मिसाइलें दाग सकता है, क्योंकि वह इजराइल पर निरंतर हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के ठिकानों पर निशाना साध रही हैं। ईरान में कई भूमिगत मिसाइल सिटी जैसी सुविधाएं स्थित हैं। पश्चिम के पहाड़ी केरमान शाह प्रांत में ईरान के पास एक विशाल सुरंग प्रणाली है जिसमें कई मिसाइल ठिकाने हैं। इन ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया है, लेकिन यह जगह भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच एक दौड़ जारी रहेगी। यदि इजराइल ईरान की अधिकांश लॉन्च सुविधाओं को नष्ट कर देता है तो उसे बढ़त मिलेगी, पर अगर ईरान इसके पहले इजराइल की वायु रक्षा को थका दे तो वो बढ़त पालेगा। हमने परमाणु स्थलों और मिसाइल ठिकानों पर चर्चा की है, लेकिन अब हमें ईरानी नेतृत्व और सैन्य कमान के बारे में भी बात करनी चाहिए। इस युद्ध में इजराइल का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पीएम नेतन्याहू का कहना है कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं, जिससे युद्ध समाप्त हो सकता है। कई ईरानी नेता और IRG कमांडर पहाड़ों के नीचे छिपे कमांड और कंट्रोल बंकरों में चले गए हैं, जो हैरानी की बात नहीं है। इन बंकरों के स्थान स्पष्ट कारणों से आम जनता को ज्ञात नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उन्हें पता है कि सर्वोच्च नेता कहां छिपे हुए थे और बंकर में भी वह सुरक्षित नहीं हो सकते। अमेरिका के पास इजराइल से कहीं अधिक उन्नत क्षमताएं हैं, पर पहले इजराइल की क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि इन सभी ठिकानों में एक चीज समान है, इन्हें नष्ट करने के लिए आपको बंकर बस्टर बमों की जरूरत होती है। ये मिसाइलें जमीन या मजबूत कंक्रीट को भेज सकती हैं। इन बमों में डीले फ्यूज डेटोनेटर सिस्टम होने के कारण ये सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने पर ही फटते हैं। इजराइल के पास अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए विभिन्न प्रकार के बंकर बस्टर बम हैं। इसमें JBU-39B, JBU-31 और JBU-28 शामिल हैं। आखिरी बम इजराइल का अब तक का सर्वाधिक शक्तिशाली बम है। यह एक लेजर गाइडेड हथियार है जिसका वजन 4 से 5,000 पाउंड है और टेस्टिंग के दौरान यह 160 फीट मिट्टी और 16 फीट ठोस कंक्रीट को भेज सकता था। इजराइल ने इस बम और इसके कम उन्नत संस्करणों का इस्तेमाल कई सालों से गाजा में किया है। कुछ ईरानी बंकर इतने गहरे हैं कि JBU-28 उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। ईरान लगातार ऐसे नए तरीके खोज रहा है जिससे मजबूत कंक्रीट बना सके ताकि मिसाइलों का असर कम हो जाए। यह बंकरों और बंकर बस्टर्स के बीच दशकों पुरानी लड़ाई का हिस्सा है। एक पक्ष सामग्री को और मजबूत बनाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा पक्ष मिसाइलों को और घातक बनाने की कोशिश करता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इजराइल भी अपनी खुद की बंकर बस्टर्स पर काम कर रहा है। इसमें रैम्पेज और डेलिला क्रूज मिसाइल शामिल हैं। सच कहूं तो इजराइल अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। ये स्वदेशी बंकर बस्टर्स सिर्फ हल्के से मजबूत बंकरों को ही भेज सकते हैं, जो काफी नहीं है।
बंकर बस्टिंग दुनिया के असली दैत्य अमेरिकी निर्मित हैं और इन मिसाइलों में से कुछ इतनी उन्नत हैं कि अमेरिका इन्हें किसी को भी नहीं बेचता, यहां तक कि इजराइल को भी नहीं। मिलिए गाइडेड बॉम्ब यूनिट 50-7 MOP से, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। यह मिसाइल बहुत बड़ी है, इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड है। बम टकराने से प्राप्त गतिज ऊर्जा चट्टान, मिट्टी और कंक्रीट को भेद सकती है। MOP लॉन्च करने का एकमात्र ऑपरेशनल विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, जिसे इस उद्देश्य से खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। यह बम जमीन के 200 फीट नीचे तक के लक्ष्यों को मार सकता है। यह एक 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और किसी बंकर से टकराने पर लगभग 60 फीट मोटी मजबूत कंक्रीट तोड़ सकता है। ये तो सार्वजनिक आंकड़े हैं। नई संस्करण संभवतः और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। बिना किसी शक के MOP अमेरिका का सबसे बेहतरीन बंकर बस्टर है और अब तक का दुनिया का सबसे अच्छा बंकर बस्टर है। रूस के शीर्ष बंकर बस्टर केवल 10 फीट मोटे कंक्रीट को ही भेद पाते हैं। चीन की स्थिति भी बेहतर नहीं है। लेकिन ईरान की बात करें तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका का हमला ईरान की महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर सकता है? इस पर काफी अटकलें हैं। हमला करना शायद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जैसे इजराइल के फाइटर जेट ईरान की हवाई सीमा में आसानी से काम कर सकते हैं, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेल्थ क्षमताओं वाले B-2 बॉम्बर को भी कोई विरोध नहीं मिलेगा। कुछ महीने पहले अमेरिका ने हिंद महासागर के द्वीप डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स का एक पूरा स्क्वाड्रन तैनात किया, जो ईरान के तट से 2400 मील दूर है। यह दूरी सुनने में काफी लगती है, पर B-2 बॉम्बर की रेंज में है। वो अभी डिएगो गार्सिया से चले गए हैं, पर उन्हें आसानी से वापस लाकर हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। ऑन ऑपरेशन का टारगेटिंग पहलू पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण होगा। भूमिगत बंकरों का सटीक स्थान जानना मुश्किल है। सैटेलाइट डेटा हमें सुरंग के प्रवेश द्वार और वेंटिलेशन शाफ्ट की जगह का पता दे सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान ही रहेगा जब तक कि CIA या मोसाद के पास ईरान में ऐसे मुखबिर न हो जो ब्लूप्रिंट लीक करते हों। ईरान में उनकी तोड़फोड़ की कार्रवाइयां बहुत उन्नत हैं, लेकिन हमें इसका पता बाद में ही चलेगा। भले ही अमेरिका सही निशाने पर हमला करे, फिर भी सवाल है कि ये सुविधाएं जमीन के कितने अंदर और कितनी मजबूत कंक्रीट से बनी हैं। ईरान ने अपने बंकर बनाते समय मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की घातक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव की तैयारी की। कई रिपोर्टों के मुताबिक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम ईरान के सबसे मजबूत किलेबंद बंकर फोर्दों को भी नष्ट कर सकते हैं। यह साइट जमीन से 300 फीट नीचे हो सकती है और सुरक्षा के लिए कंक्रीट की कई परतें हो सकती हैं। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को ईरानी फोर्दो सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था और बाद में बदलाव भी किए गए थे। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की वास्तविक ताकत के सटीक विवरण गोपनीय हैं। परमाणु सुविधा को पूर्ण रूप से नष्ट करना आवश्यक नहीं है। सुरंग के प्रवेश द्वारों को भी गिराया जा सकता है, जिससे ईरान को काफी पीछे धकेला जा सकता है और संभवतः अंदर मौजूद कर्मचारियों को फंसा भी दिया जा सकता है। वेंटिलेशन शाफ्ट्स और पावर लाइनों को नष्ट करने से भी समान प्रभाव होंगे। ईरान के वर्तमान परमाणु स्थलों की असुरक्षा का सबसे ठोस सबूत यह है कि वह एक नया स्थल बना रहा था। ईरानियों ने संभवतः समझ लिया था कि अमेरिकी हमले में नतांज और फोर्डो को नष्ट किया जा सकता है। नई साइट नतांज सुविधा के दक्षिण में स्थित थी, जिसे नतांज 2 कहा जाता है। निर्माण कार्य मूल संयंत्र पर 2020 और 2021 में 2 इजरायली तोड़फोड़ हमलों के बाद शुरू हुआ था। 2023 की सैटेलाइट फुटेज में एक पहाड़ पर नई सुरंगों के प्रवेश द्वार खुदाई का खुलासा हुआ है। 2025 तक यह परियोजना पूरी होने के करीब थी। अंतिम चरणों में ईरान ने सुरक्षा घेरा स्थापित किया। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यह संयंत्र शायद अमेरिकी बंकर बस्टर्स की पहुंच से परे था। लगभग 260 फीट से लेकर 330 फीट तक ठोस चट्टान के नीचे और कई परतों वाली मजबूत कंक्रीट के साथ, यहां तक कि MOP बम भी इसे भेद नहीं सकता था। नतांज इजराइल द्वारा हमले का संभावित कारण था। एक अमेरिकी हस्तक्षेप फिलहाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक सकता है, परंतु कुछ महीनों बाद ईरान नतांज 2 में हथियार ग्रेड यूरेनियम का निर्माण कर सकता है, बिना किसी रोक टोक के। फिर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में हस्तक्षेप करेगा? अब तक इजराइल ने अमेरिका से सिर्फ रक्षा में मदद मांगी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव जीतने पर नया युद्ध न करने का वादा किया था, लेकिन एक बंकर बस्टर हमला शायद इराक और अफगानिस्तान
जैसे पूर्ण पैमाने के युद्धों की तरह न गिना जाए जिनका ट्रंप ने विरोध किया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का लक्ष्य शासन परिवर्तन युद्ध से भिन्न है। इसमें बहुत कुछ दांव पर है। इजराइल के हमले के बाद ईरान निश्चित रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और फोर्डो अभी भी चालू है, तो यह संभव है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि फोर्डो को नष्ट किए बिना ऑपरेशन राइजिंग लायन असफल होगा। कुछ का कहना है कि अगर इजराइल अकेले यह काम पूरा नहीं कर सकता था तो उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए इजराइल सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि फोर्डो से निपटने के लिए उसके पास तोड़फोड़ या साइबर हमले जैसे अन्य विकल्प हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि उन्हें अमेरिकी बंकर बस्टर्स की सख्त जरूरत है। शुरुआत में अमेरिका इजराइल की कार्रवाइयों का विरोध कर रहा था, जो उलझन भरा था। इजराइल का ईरान पर अमेरिकी समर्थन के बिना हमला करना समझ से बाहर है, क्योंकि अभियान की सफलता के लिए उन्हें अमेरिका का समर्थन चाहिए। लेकिन यह नेतन्याहू की तरफ से एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। यह हमला ट्रंप को एक अजीब स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने नहीं दे सकते, पर हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते। इजराइल ने हालात को बढ़ा दिया है कि शायद उन्हें मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़े। इसका असर यह हो रहा है कि ट्रंप अपनी बयानबाजी बदलकर ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण मांग रहे हैं। लेकिन कुछ और भी सिद्धांत हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के कारण ट्रंप ने इजराइल को हमले की अनुमति दी थी और उन्हें इसकी पहले से जानकारी थी। कथित तौर पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से केवल ऐसा दिखाया कि वह विरोध में है, क्योंकि वह चाहते थे कि ईरान खुद को सुरक्षित महसूस करे और कोई तैयारी न करे। यह दर्शाता है कि यदि ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अमेरिका पहले से ही फोर्डो पर हमले की योजना बना चुका था, जो ट्रंप की शक्ति के माध्यम से शांति नीति के अनुरूप होगा। जब ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के हमले के गंभीर और अपूरणीय परिणाम होंगे। ईरान जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जहां 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसमें हिजबुल्लाह, हूथी और इराकी मिलिशिया शामिल हैं, युद्ध में शामिल होंगे। और अगर हालात वाकई बेकाबू हो जाते हैं तो ईरानी कुछ और भी ज्यादा नुकसानदायक कर सकते हैं। वे होर्मुज जलड़मरु मध्य को ब्लॉक कर खाड़ी देशों का तेल निर्यात रोक सकते हैं। इससे वैश्विक तेल कीमतें बढ़कर एक वैश्विक आर्थिक संकट पैदा कर देंगी। ईरान यमन में हूथियों को बाबिल मंदब जलड़मरु मध्य पर हमले बढ़ाने का निर्देश दे सकता है, जिससे अन्य व्यापार मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। मध्य पूर्व का मुख्य भय है कि ईरान खाड़ी के तेल ढांचे पर आक्रमण कर अधिक व्यवधान उत्पन्न करेगा। संक्षेप में, अमेरिका का हस्तक्षेप एक जोखिम भरा कदम है और अंतिम विकल्प है, लेकिन यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता रहेगा तो ऐसा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।